ऐसे ही का तमाम ये कम्बोजवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। आज मनी सेंट्रल में तमाम खबरें हैं, देश की विदेश की। दिन की सबसे बड़ी खबर है आज सोने पर। आज दिन की सबसे बड़ी खबर है कमोडिटी बाजार पर। क्यों अचानक इतनी तेजी है, क्या उसके पीछे की वजह है, ये तेजी कितनी टिकाऊ है, ये तमाम चीजें आज डिस्कस करेंगे। लेकिन खबरें कुछ और भी हैं। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए आप ऑन द शो आज कौन सी खबरें इस शो का हिस्सा हैं। शुरुआत करेंगे गेहूं के सरकारी स्टॉक से। गेहूं के सरकारी स्टॉक में रिकॉर्ड गिरावट। क्या होगा बाजार पर असर, ये समझेंगे। सरकारी पेंशन स्कीम से क्यों दूरी बना रहे लोग, ये जानेंगे। सरकारी बैंकों का कर्ज प्राइवेट बैंकों से महंगा, आरबीआई के आंकड़े तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसा क्यों, ये जानेंगे। एडीबी ने क्यों घटाया भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान। कल वर्ल्ड बैंक ने घटाया था, उसके बाद एडीबी ने भी भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। विदेशी कर्ज की कोशिश में अदानी समूह विदेशी कर्ज जुटा रहे हैं। किन बैंकों से बात चल रही है, किस तरह जुटाया जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोना, क्या है वजह, कब तक ये तेजी जारी रहेगी, ये भी आज डिस्कस होगा। शुरुआत करेंगे गेहूं की सरकारी खरीद के साथ। देश में नई फसल के गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन पुरानी फसल का स्टॉक 6 साल के निचले स्तर पर है। 1 अप्रैल तक केंद्रीय पूल में गेहूं का कुल स्टॉक 85.1 लाख टन दर्ज किया गया, जो अप्रैल का शुरुआती स्टॉक अगर देखें तो उसमें 6 साल में सबसे कम है। हालांकि आने वाले दिनों में केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सरकारी एजेंसियों ने कई राज्यों में गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। बेमौसम बरसात की वजह से कुछ राज्यों में फसल की कटाई में देरी हुई है, लेकिन कटाई जब जोर पकड़ेगी, सरकारी एजेंसियां खरीद बढ़ाएंगी, तो उम्मीद है कि ठीक ठाक स्टॉक बन जाएगा। फिलहाल सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो 341 लाख टन गेहूं खरीद का इस साल रखा है। सर, ये जो स्टॉक में रिकॉर्ड गिरावट है, इसका बाजार पर क्या असर पड़ेगा? शुभम, 2017 के बाद गेहूं के स्टॉक में इतनी तेज गिरावट हमें दिखाई दे रही न्यूनतम स्तर पर, वो भी फसल से पहले। इसे देखने के दो नज़रिए हो सकते हैं। एक नज़रिया हो सकता है कि गेहूं का स्टॉक जिस एक प्रमुख फसल से बनता है, वो फसल अब बाजार में आने वाली है, उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, कटाई शुरू हो गई है, गेहूँ बाजार में आना शुरू हो गया है। हालांकि मौसम के असर के कारण, बारिश के असर के कारण जो अभी गेहूँ की आवक है वो ख़राब है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन इस साल गेहूँ की सामान्य आवक अगले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में बाजारों में शुरू हो जाएगी और सरकार के एफसीआई के पास गोदामों में गेहूं पहुंचने लगेगा। उसको देखने का एक नज़रिया ये हो सकता है। दूसरा नज़रिया ये हो सकता है कि अगर आप पिछले साल के परिदृश्य में देखें तो गेहूं पे सरकारी स्टॉक, गेहूं की महंगाई और बाजार में गेहूं की और मांग और आपूर्ति का जो पूरी व्यवस्था है, इसकी जो पूरी केमिस्ट्री है वो थोड़ी लड़खड़ा गई है। इस साल सरकार को पिछले साल के में गेहूं की खरीद का जो कोटा था उसे पूरा करने के लिए और ज़्यादा खरीद करनी है। और अगर ऐसा नहीं होता है और गेहूं के चक्र की शुरुआत रिकॉर्ड लो एफसीआई के स्टॉक के साथ होगी, तो इसका असर बाजार में कीमतों पर बना रहेगा। और यही वो बड़ी दुविधा दिखाई देती है कि जो एमएसपी पर, जिस एमएसपी पर सरकार गेहूं खरीदना चाहती है, उस एमएसपी से ज़्यादा कीमतें बाजार में किसानों को मिल रही हैं। और अब जबकि एफसीआई के अनाज भंडार में गेहूं का भंडार रिकॉर्ड लो स्तर पर है, तो क्या सरकार को कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन देने पड़ेंगे इसको खरीदने के लिए? पिछले साल हमें याद होगा कि गेहूं की खरीद पर्याप्त नहीं हो सकी थी और उसके बाद कीमतें बढ़ने के कारण, निर्यात की गफलत के कारण सरकार को गेहूं की खरीद आगे बढ़ानी पड़ी थी। लंबे समय तक उसको खरीद करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी रिकॉर्ड खरीद नहीं हो पाई थी और लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। लक्ष्य इस बार काफ़ी बड़ा है। और सरकार का अनाज भंडार भारतीय बाजार में अनाजों की महंगाई का सबसे बड़ा सूचकांक होता है। अगर सरकार के अनाज भंडार में पर्याप्त अनाज आ जाता है, गेहूं आ जाता है, तो बाजार में कीमतों को लेकर बढ़ोतरी की संभावना कम हो जाती है। और अब जाकर ये सारी स्थितियां एक जगह उलझ गई हैं, जहां एक पहली परिस्थिति है कि बारिश के कारण मार्च और अप्रैल के महीनों में, शुरुआती दिनों में खराब गेहूं आ रहा है, जिसके कारण बाजार में कीमतें ऊपर हैं। और दूसरा ये कि सरकार के पास अनाज का भंडार पर्याप्त रूप से नहीं है। क्या सरकार अलग से बोनस देगी या फिर इस खरीद के बाद इस खरीद में इस बार एफसीआई पिछड़ जाएगी और बाजार में ज़्यादा गेहूँ बिकेगा, प्राइवेट पार्टीज उसको ज़्यादा खरीदेंगी? ये देखने वाली बात होगी। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए देश में शुरू की गई पेंशन योजना यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन धन स्कीम के तहत पंजीकृत मजदूरों के आंकड़े में कमी देखने को मिली है। पिछले साल इस योजना के तहत देश भर में करीब 46 लाख मजदूर पंजीकृत थे, लेकिन इस साल मार्च तक ये आंकड़ा
सिर्फ 44 लाख रह गया। सरकार ने मार्च 2018 में इस योजना को लॉन्च किया था और इसके जरिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सके, इसकी गारंटी दी गई थी। सर, क्यों घटने लगा ये सब्सक्रिप्शन? अब ये महत्वपूर्ण योजना थी, 2018 से शुरू हुई थी प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, जिसमें शुभम ने बताया कि 60 साल से ऊपर होने पर बेनिफिशियरी और उसके परिवार के लोगों को 3,000 रुपये की पेंशन देने की बात कही गई थी। इसमें इनरोलमेंट घटने की दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि रोजगारों में कमी है और तमाम असंगठित क्षेत्र की फैक्ट्रियां, कामकाज बंद हुए हैं, जिनका असर हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो श्रमिक है उनको भी अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, और महंगाई के कारण, बचतों पर असर के कारण और मजदूरी में कमी के कारण वो इस कंट्रीब्यूशन को कायम रखने में, जारी रखने में सफल नहीं हुए। ध्यान रखें कि भारत में असंगठित श्रमिकों के लिए केवल इकलौती यही एक ऐसी योजना है जिस योजना में उनके भविष्य को लेकर उन्हें अपने भविष्य की सुरक्षित रखने के लिए थोड़ी बहुत पेंशन की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। और इस स्कीम में गिरावट से फिर वही बड़ा सवाल कि भारत का एक बहुत बड़ी आबादी के पास पेंशन की कोई सुविधा नहीं है, वो और ज़्यादा बड़ा हो गया है। सरकार को शायद इस स्कीम के बारे में नए सिरे से विचार करना होगा, क्योंकि इस स्कीम में असंगठित श्रमिकों को लाने के लिए कुछ और प्रोत्साहनों की ज़रूरत होगी। रिजर्व बैंक की तरफ से जब भी रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो उस बढ़ोतरी को पास ऑन करने में, यानी कि ग्राहकों तक उनका कर्ज महंगा करने में सरकारी बैंक ज़्यादा फुर्ती दिखाते हैं और इस मामले में प्राइवेट बैंक थोड़ा सुस्त रहते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से हाल में जारी आंकड़ों से ये बात सामने निकल कर आई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि कर्ज की दरों के मुकाबले ब्याज जमा पर जो ब्याज है वो कम बढ़ती है। ये भी इस रिपोर्ट में निकल कर आया। सर, प्राइवेट बैंक ऐसा क्यों करते हैं कि देर से पास ऑन करते हैं? अगर आप ग्राहकों के नज़रिए से देखें और आप कर्ज लेना चाहते हैं तो शायद आपके लिए प्राइवेट बैंक इस समय ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जितना ब्याज दरों में बढ़ोतरी रिजर्व बैंक ने की उसकी तुलना में सरकारी बैंकों ने बहुत तेज़ी से ब्याज दरें बढ़ाई हैं और प्राइवेट बैंक्स ने उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं की। और उसकी महत्वपूर्ण वजह यह है कि निजी बैंकों के कामकाज और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सरकारी बैंकों की तुलना में ज़्यादा बेहतर हैं और उनके पास ऐसा माना जाता है कि करीब 100 बेसिस पॉइंट का एडिशनल एडवांटेज होता है कामकाज को लेकर। उनके पास सोशल बैंकिंग की जिम्मेदारी नहीं है, वो खातों में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं प्राइवेट बैंक्स, और इसके अलावा उनके पास और बहुत सारे ऐसे दायित्व नहीं हैं जो सरकारी बैंकों के पास होते हैं। उनके एनपीए लेवल भी आपको हमेशा सरकारी बैंकों से कम दिखाई देंगे। तो जो बेहतर प्रबंधन है वो उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मदद करता है और इसलिए जब भी ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं तो सरकारी बैंक महंगा कर्ज देने में आगे हो जाते हैं और प्राइवेट बैंक्स के पास ग्राहक ज़्यादा पहुँचने लगते हैं। ये फ़र्क है और वो फ़र्क हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो इस रिपोर्ट में शुभम ने संकेत की, वो ध्यान देना ज़रूरी है और उससे आप एक भविष्य की बचत के लिए संकेत ले सकते हैं। अभी भी जितनी रेपो रेट बढ़ाई गई, करीब 6.5% के आसपास की रेपो रेट पहुंच रही है फरवरी 2023 में इसकी तुलना में जो जमा दरें हैं उनमें बढ़ोतरी अभी पर्याप्त नहीं है। यानी अभी एक दौर, मान लें अगर हम हाइपोथेटिकली मान लें कि अगली मौद्रिक नीति की घोषणा जो कल होने वाली है, कल की जो बड़ी खबर होने वाली है, उसमें रिजर्व बैंक इसके बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोक देता है या पॉज कर देता है और उसके बाद इंतजार करता है, हालांकि अभी ऐसा कुछ तय नहीं है। उसके बाद भी इस बढ़ोतरी का जमा पर असर आने में भी थोड़ा और समय लगेगा। यानी जो पिछली रेपो रेट की बढ़ोतरी है उससे जमा दरों में थोड़े समय में और बढ़ोतरी हो सकती है। और जमा दरों को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात है कि निजी बैंक कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं बाजार में जमा को आकर्षित करने में सरकारी बैंकों को कई सारी अन्य सुविधाओं के जरिए और कई सारी अन्य स्कीमों के जरिए। विश्व बैंक ने भारत को लेकर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान कोरोना की वजह से भारत में 40% नौकरी पेशा लोगों को खर्च चलाने के लिए दैनिक वेतन पर काम करना पड़ा, यानी कि दिहाड़ी करनी पड़ी। उस दौरान पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर ज़्यादा असर पड़ा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान कई शहरी कामगारों को दिहाड़ी पर काम करना पड़ा था, यानी कि जो फैक्ट्रियों में काम करते थे या जो नौकरी पेशा थे वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर थे। सर, इसका असर बाजार पर किस तरह दिखाई दिया? हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कोविड ने भारत में जो कंजम्पशन का पूरा, कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुए और लॉकडाउन के कारण जो कामकाज बंद हुआ, उसने भारत में जो खपत का पूरा पहिया था उस गाड़ी को पटरी से उतार दिया। और वो देखिए, गाड़ी अभी तक अपनी सड़क पर वापस नहीं आई, वो भी कहीं ना कहीं गड्ढे में फंसी हुई। उसका एक महत्वपूर्ण पहिया नौकरी पेशा कामगार थे, जिन नौकरी पेशा कामगार के कारण भारत में के एक बड़े हिस्से में नियमित खपत आती थी। और जो नौकरी पेशा कामगार होता है, और ख़ासतौर से अगर वो औसत 30 से 40 हज़ार रुपये की आय वाला कामगार है, तो वो अपने आसपास के कुछ और असंगठित कामगारों को मदद देता है, रोजगार देता है और उनके लिए कारोबार की व्यवस्था करता है, चाहे आप अपने आसपास उसे देख सकते हैं।
इस बड़े हिस्से के जो सैलरीड क्लास था उसके अचानक बाजार से बाहर हो जाने के कारण एक पूरी अर्थव्यवस्था जो सैलरीड्स के साथ बनती थी वो चरमरा गई। और वही वजह है कि अर्थव्यवस्था खुल चुकी है, डिमांड भी आ चुकी है, इकॉनमी में सारी ग्रोथ दिखाई दे रही है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कंजम्पशन में बढ़ोतरी होती नहीं दिखाई दे रही। ओवर एंड अबव इससे ज़्यादा क्या स्थिति और भी खराबी हुई, क्योंकि उसके बाद महंगाई आ गई। जैसे ही कोविड से हम बाहर निकले, भारत दुनिया में महंगाई की दरें बढ़ी, भारत में महंगाई बढ़ना शुरू हुई और इसके कारण इसका खपत पर हमें असर दिखाई दिया है। यह भी अभी स्पष्ट नहीं है कि जितने लोगों ने कोविड के दौरान अपनी नौकरियां गंवाई थी, रोजगार गंवाए थे, जो अच्छी खासी नौकरियां कर रहे थे, उनकी नौकरियां वापस लौटी भी हैं कि नहीं। कैग ने टेक्सटाइल पार्कों को लेकर बड़ी अनियमितता पकड़ी है। पिछले हफ्ते संसद में पेश हुई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक्सटाइल मंत्रालय ने बिना जांचे 3 टेक्सटाइल पार्कों को कंप्लीट मान लिया, जबकि कैग की जांच में तीनों पार्क बंद पाए गए। सूरत, पोचमपल्ली और लातूर के टेक्सटाइल पार्कों को लेकर कैग ने ये रिपोर्ट दी है। सर, और क्या कहा टेक्सटाइल पार्क को लेकर कैग ने? आप लगातार अगर टेक्सटाइल क्षेत्र को करीब से फॉलो कर रहे होंगे तो पिछले 6-7 सालों में भारत में टेक्सटाइल पार्क बनाने की, टेक्सटाइल पार्क जैसी व्यवस्था, परियोजनाएं लगाने की, जहां कई सारी टेक्सटाइल कंपनियां एक साथ आकर काम कर सकें, परिधान बना सकें, गारमेंट बना सकें, इस पर काफ़ी चर्चा होती रही है। और ये कोशिश की गई कि भारत में कपड़ा क्षेत्र को पुनर्जीवन देने के लिए, कपड़ा क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिए इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। पिछले सालों में ये भी चर्चा थी कि भारत दुनिया में कपड़ा निर्यात में पिछड़ा रहा है, बांग्लादेश ने काफ़ी बढ़त ले ली है, इसलिए भारत का जो टेक्सटाइल उद्योग, जो नौकरियाँ देने के हिसाब से, रोजगार देने के हिसाब से भारत के बुनियादी निर्यातोन्मुख उद्योगों में है, इन्हें मदद करने के लिए टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की योजना लाई गई थी। सीएजी की रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मामले में। शुभम ने आपको बताया कि 3 ऐसे पार्क थे, ये कहा गया था कि जो चल रहे हैं, कंप्लीट हो गए हैं, वो बंद पाए गए। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में पाया, शुभम, कि जो 98 टेक्सटाइल पार्क शुरू किए गए थे, जो कंप्लीट हुए थे, उसमें से केवल, जिनका लक्ष्य रखा गया था, उनमें से केवल 26 पूरे हो पाए। और उन पूरे हुए 26 पार्कों में से भी कुछ पार्क ऐसे पाए गए जो नहीं चल रहे हैं, यानी वहाँ कंपनियाँ नहीं आई हैं। सरकार ने 98 पार्क के लिए सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि करीब 1593 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की थी और उनके लिए अनुदान मंजूर किया था। इसमें से 98 सैंक्शन पार्क्स में से केवल 26% पार्क्स ऐसे हैं जिन्हें फरवरी 2022 तक सरकार के रिकॉर्ड्स में कंप्लीट पाया गया है। अभी इनके इनकम्प्लीट होने की वजह सबसे बड़ी क्या है? पार्क में कंपनियां निवेश के लिए नहीं आई हैं। कंपनियों को निवेश के लिए सुविधाएँ, बुनियादी ढांचे की व्यवस्था, सस्ता कर्ज, ये सब दिया गया, पर उनमें निवेश नहीं किया गया, निवेश नहीं आ पाया है। दूसरी चीज़ ये कि सरकार ने 10वीं योजना की अवधि के दौरान 2005 से 2007 के दौरान 25 पार्क कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा था, वो भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि सरकार अब पीएलआई के जरिए भी टेक्सटाइल में को थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। विश्व बैंक के बाद अब एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ताजा अनुमान में 6.4% ग्रोथ की संभावना जताई है। इससे पहले यह अनुमान 7.2% ग्रोथ का था। डेवलपमेंट बैंक से पहले विश्व बैंक ने ग्रोथ अनुमान में 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया था ग्रोथ के अनुमान को। सर, एडीबी ने क्या वजह बताई है विकास दर गिरने की? एडीबी की रिपोर्ट में मिली जुली तस्वीर मिलती है। एडीबी ने भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन में तेज कटौती की है, 7.2% से उसे नीचे लेकर आए। वर्ल्ड बैंक ने कल कटौती की थी, पर एडीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर सब कुछ परिस्थितियां ठीक रहीं तो रिजर्व बैंक की जो सख्त मौद्रिक नीति है, इसका असर हमें इस साल के उत्तरार्ध में, यानी अगली साल की दूसरी छमाही में दिखना शुरू हो जाएगा, जब महंगाई की दर 5% के आसपास आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात एडीबी ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि भारत में अगर विकास दर को 6% के आसपास तक मेंटेन किया जाना है तो भारत में राज्य सरकारों को अपने खर्च बढ़ाने होंगे, उन्हें बुनियादी ढांचे में, उन्हें सुविधाओं में, सेवाओं में बड़ा निवेश करना होगा। और इसके बिना भारत की अर्थव्यवस्था को वापस 7%, 8 और 9% तो छोड़ दिया जाए, 7% की ट्रेजेक्ट्री में, उस रफ्तार में लाना मुश्किल होगा। लेकिन अब धीमे धीमे में दुनिया भर की सारी एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपने आकलन पेश कर रही हैं। अब निगाह इस बात पर है कि रिजर्व बैंक 2024 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर में किस तरीके की उम्मीद देखता है, किस तरीके की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य लेकर आता है। विदेशी निवेशकों ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के खिलाफ सेबी में गुहार लगाई है और अपील की है कि भारतीय बाजार में मौजूदा संस्थागत निवेशकों को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के दायरे में
नहीं लाना चाहिए, इनको बाहर रखना चाहिए। पिछले हफ्ते विदेशी निवेशकों के एक संगठन ने, जिसका नाम एशिया सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन है, इस सिलसिले में सेबी को चिट्ठी लिखी थी। सर, ऐसी मांग क्यों की जा रही है कि इस कानून से हमें बाहर रखा जाए? शुभम, नए कानून में जो नई व्यवस्था लाई जा रही है, जिसको लेकर एफपीआईज को, विदेशी निवेशकों को चिंता महसूस हो रही है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं, वो एक प्रावधान है। जो प्रावधान नए मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत सेबी ने नोटिफाई किया है। आपको याद होगा कि सेबी लगातार एफपीआई से जो मुख्य बेनिफिशियरीज हैं उनके बारे में जानकारी मांग रही है, क्योंकि एफपीआई कुछ इस तरीके के संगठन होते हैं जिसमें कुछ निजी लोगों का पैसा होता है, उसे निजी ट्रस्ट या निजी फंड या प्राइवेट इक्विटी फंड मिलकर चलाते हैं। इसमें किसका निवेश है, अंततः फायदा किसे पहुंचता है, इसकी जानकारी नहीं मिलती। आमतौर पर ये फंड किसी वित्तीय संस्था या बैंक के जरिए आते हैं और बाजार में निवेश होते हैं। जो नया रूल है उसमें जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं, एफपीआई में बीओ बोलते हैं उनको, बीओ, उनके लिए उनकी हिस्सेदारी 10% तक भी जिसकी हिस्सेदारी की उसको बीओ माना जाएगा। पहले ये सीमा 25% के आसपास थी। यानी अगर उस फंड में 10% भी पूंजी लगाने वाला कोई व्यक्ति है तो उसकी जानकारी सेबी को चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों के तहत एफपीआईज को। इसका विरोध भारत में विदेशी निवेशक कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये कानून अगर लागू किया जाना है तो आने वाले समय से, भविष्य से जो नए फंड रजिस्टर हो रहे हैं उन पर इसे लागू किया जाए। मौजूदा फंड्स पर इसे लागू नहीं किया जाए, क्योंकि मौजूदा फंड्स अपने ढांचे में काम कर रहे हैं। भारत में करीब 11,000 के आसपास विदेशी संस्थागत निवेशक या एफपीआई जिन्हें हम कहते हैं वो सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं, और ये सारे के सारे एफपीआई से मान रहे हैं कि अगले रजिस्ट्रेशन से इस व्यवस्था को लागू किया जाए। अदानी हिंडनबर्ग मामले पर शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के पैनल को जानकारी दी है। पैनल के समक्ष खुद सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पेश हुई और पूरे मसले पर रेगुलेटर का पक्ष रखा। इस मामले पर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के पैनल के समक्ष सेबी चेयरपर्सन अब पेश नहीं होंगी। हालांकि सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पैनल को भविष्य में और जानकारी दी जा सकती है। इस बीच हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद पहली बार अदानी ग्रुप ने नए सिरे से डॉलर आधारित कर्ज लेने के लिए 6 बैंकों से बातचीत शुरू की है। देश में नहीं, ये विदेश से कर्ज लिया जा रहा है, डॉलर में कर्ज लिया जा रहा है। सर, पहला सवाल सेबी पर, सेबी ने क्या बताया पैनल को? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है और अडानी समूह से जुड़ी जानकारियों के सामने आने की उम्मीद बन रही है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से अलग से अपने तरफ से जांच करने के लिए कहा था और अपनी भी एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के सामने सेबी की चेयरमैन पेश हुई हैं और उन्होंने 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। हालांकि जानकारी गोपनीय है वो कमेटी के पास है, जो बाद में बताएगी कमेटी, लेकिन जो संकेत मिले उस हिसाब से, एक तो सेबी ने ये बताया कि जब अडानी के स्टॉक्स में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो शॉर्ट सेलिंग हुई, उस शॉर्ट सेलिंग के दौरान सेबी के नियम किस तरीके के थे, सेबी किस लेवल तक की शॉर्ट सेलिंग अलाउ करती है, पूरी दुनिया में शॉर्ट सेलिंग के नियम कैसे हैं, भारत के स्टॉक एक्सचेंजेस कितनी शॉर्ट सेलिंग की छूट देते हैं, इस नियमों के बारे में उन्होंने कमेटी को जानकारी दी। दूसरी जानकारी ये दी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सेबी ने अपनी तरफ से संकेत दिया कि वो अडानी समूह के कामकाज को लेकर जो सवाल उठे उनकी वो जांच कर रही है और उसके बारे में वो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और वो अलग से शायद वो जानकारी सेबी अपनी रिपोर्ट में देगी। पर इस कमेटी को बताया गया कि उसकी जांच हो रही है। अब आप याद कीजिए 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी से चल रहे हैं, जिनमें सरकार ने पार्लियामेंट में कहा था कि सेबी अडानी समूह की जाँच कर रही है। सेबी ने ऑफशोर कंपनियों में जहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जिन शेल कंपनियों की तरफ इशारा किया था, उनकी भी जांच सेबी ने शुरू कर दी है। ये भी संकेत इस बैठक में दिया गया था। और सेबी ने ये भी कहा है कि अडानी ग्रुप से की जो शेयर बाजार में गतिविधियां हैं कंपनी के तौर के अलावा जो शेयर बाजार में गतिविधियां हैं, उनके बारे में भी पड़ताल की जा रही है। सर, दूसरी सवाल, जो विदेश से कर्ज लेने की बात चल रही है, कौन से बैंकों से बात चल रही है, ये पूरी क्या कोशिश क्या है? लंबे समय के बाद कर्ज को लेकर अडानी समूह की दुविधा खत्म नहीं होती। देखिए, हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं शुभम, कि अंततः अब फिर कर्ज की नई कोशिश शुरू हुई है। पिछले हफ्ते कोशिश कर्ज से की गई थी, जिसमें कि ब्लैक रॉक और बड़े इन्वेस्टर से बात की गई थी, जिनके सामने प्राइवेट प्लेसमेंट की बात की गई थी। अब ये डॉलर में लोन लेने की बात चल रही है। यहाँ ये दिखता है कि अब इक्विटी बेचने की संभावनाएं भी सीमित हो रही हैं, क्योंकि बाजार में तेज गिरावट दिखाई दे रही है। 6 बैंकों से बात हो रही है, स्पष्ट रूप से पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि करीब $220 मिलियन के लोन की व्यवस्था की जा रही है। ये तलवार हमेशा अडानी समूह के सर पर लटकी रहेगी अगले 1 साल तक, क्योंकि लगातार कर्ज की देनदारियां आ रही हैं और अब कर्ज में लेना इस समय अडानी समूह के लिए, जबकि कर्ज साख की समस्या है और दुनिया में ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं, ये कर्ज सस्ता नहीं होगा, बेहद महंगा होने वाला है, क्योंकि एक तो खराब साख है, क्रेडिबिलिटी के सवाल, रेटिंग के सवाल हैं, और दूसरी तरफ ब्याज दरें भी महंगी है।
अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने उस केस को आउट ऑफ कंट्रोल कोर्ट सेटल करने का ऑफर दिया है, जिसके तहत कंपनी पर आरोप है कि उसके बेबी टेलकॉम पाउडर की वजह से कैंसर हो सकता है। इस केस को सेटल करने के लिए कंपनी ने 8.9 अरब डॉलर का ऑफर दिया है। दुनिया भर में इस मामले से जुड़े कंपनी पर करीब 40,000 केस चल रहे हैं और कुछ देशों में कंपनी उस विवादित टेलकॉम पाउडर को बेचना बंद भी कर चुकी है। इसमें अमेरिका है, यूएस है, इसमें कनाडा है, जहां पर ये पाउडर बिकना बंद हो गया। और ये भी माना जा रहा है कि अगर ये सेटलमेंट होता है तो ये अमेरिका के इतिहास में किसी ऐसी फार्मा कंपनी का सबसे बड़ा सेटलमेंट होगा। क्या पूरा मामला है जरिए? एक बेबी पाउडर बेचती है जॉनसन, लगभग 130 साल पुराना ये प्रोडक्ट है और इसे लेकर बाद की जांचों में इस बात का खुलासा हुआ था आज से 4-5 साल पहले कि ये पाउडर ओवेरियन कैंसर को बढ़ावा देने वाले तत्वों से बना हुआ और इससे ओवेरियन कैंसर का खतरा है। काफ़ी खींचतान चली दुनिया में, इस पर काफ़ी सवाल उठे क्योंकि बड़ा प्रोडक्ट था जॉनसन का और पूरी दुनिया में बेचती थी। करीब 60,000 लोगों ने पूरी दुनिया में जॉनसन के खिलाफ मुकदमा किया और उससे नुकसान का हर्जाना मांगा। इसमें जो रहस्यमय बात यह है कि जॉनसन कंपनी ने जांच पड़ताल में इसे ना तो स्वीकार किया कि कैंसर होता है और ना इससे इनकार किया, बल्कि ये मामला बढ़ते बढ़ते इस स्थिति तक पहुंचा और इसके बाद कंपनी को इस उत्पाद को वापस लेना पड़ा। दुनिया के कई बाजारों से उत्पाद वापस लिया गया। माना जा रहा है कि भारत जैसे बाजारों में अभी ये उत्पाद उपलब्ध है। लेकिन जो अमेरिका की कानून है, उस कानून के तहत ये केस सबसे बड़ा केस होने वाला है। 40,000 के आसपास लॉसूट्स सेटल होने की संभावना है जॉनसन के खिलाफ, जिसमें कि $9 बिलियन के आसपास का भुगतान कंपनी को करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि इस तरीके के केसेस, इस तरीके की क्षतिपूर्ति के भुगतान अभी तक अमेरिका में केवल टोबैको कंपनियों के साथ होते रहे। टोबैको कंपनियों ने कितना बड़ा भुगतान कैंसर के नाम पर, कैंसर बढ़ाने के खतरे के नाम पर किया था, जो एक बड़ा फेमस केस था जिसमें ह्यूज लायबिलिटी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों पर आई थी और उन्होंने पे किया था। भारत सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया लेती है जॉनसन के इस मुकदमे के ऊपर? क्या भारत में भी कुछ होगा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यूएस की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी पर बड़ी देनदारी आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी तक आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए राहत पैकेज मंजूर नहीं किया है। ताजा प्रयास में पाकिस्तान ने अपने यहाँ ब्याज दरों को 100 बेसिस पॉइंट और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में अब नीतिगत दर जो है, रेपो रेट जिसे आप कह सकते हैं, वो 21% हो गई है। 21% पर वहाँ के बैंकों को केंद्रीय बैंक से कर्ज मिल रहा है। सोचिए अगर वहाँ कोई इस समय होम लोन लेने जा रहा होगा तो उसको किस रेट पर ये कर्ज मिल रहा होगा। आमतौर पे कहा जाता है कि भारत में जो ये संगठित बाजार है इसमें 2% पे कर्ज मिलता है। सर मुझे लगता है वहाँ तो संगठित बाजार में 2% पे कर्ज मिलने लगा। सर क्या शर्तें और माननी रह गई? अब कितने दूर रह गए? अभी भी आईएमएफ ने स्पष्ट नहीं किया शुभम कि पाकिस्तान को कौन कौन सी और चीज़ों की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी की स्थिति बहुत खराब है। रुपया बुरी तरह टूट चुका है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से अब पाकिस्तान के अंदर में अर्थव्यवस्था बुरी तरह ध्वस्त स्थिति में है। तो महंगी ब्याज दरें केवल यही संकेत करती हैं कि जिन सुधारों की बात आईएमएफ ने की वो पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान का बेल आउट फंसने के कारण अब बेचैनी ज़्यादा है और इस बात की कोशिश चल रही कि किसी तरह से सऊदी अरब से, अमीरात से बेल आउट की कोशिश की जा सके। हम लगातार इस पर चर्चा करते रहे क्योंकि आईएमएफ की अब सबसे बड़ी समस्या ये है, जिस पर हमने विस्तार से एक इकनॉमिका में चर्चा भी की थी, कि दुनिया में इतने देश अब कर्ज संकट की तरफ खिसक रहे हैं। करीब 22 से 30 बड़े देश हैं, जिसमें से कई देश आईएमएफ के दरवाजे पर हैं कि आईएमएफ को सबके लिए बेल आउट देने में असुविधा हो रही है और समस्या हो रही है। इसलिए पाकिस्तान का बेल आउट और ज़्यादा फंसा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि आईएमएफ अब इसमें यह भी देखने की कोशिश कर रहा है कि जो सुधार पाकिस्तान में किए जा रहे हैं उससे क्या परिस्थितियां सुधरेंगी आगे, क्योंकि बेल आउट देने के बाद भी पाकिस्तान में जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं उनमें सुधरने की उम्मीद कम दिखाई देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। अमेरिका में मंदी गहराने की आशंका अब और ज़्यादा गहरी हो गई है, जिसकी वजह से अमेरिकी करेंसी डॉलर पर दबाव बना हुआ है और कमोडिटी बाजार में अधिकतर कमोडिटीज चमक रही हैं। घरेलू बाजार में सोने का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई 61,000 के पार निकल गया। MCX पर यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जो भाव था 61,000 निकल गया। अगर आप मोटा मोटा 3% GST जोड़ दिए तो यानी कि सराफा बाजार में इस समय जो भाव है वो 63,000 रुपये के आसपास चल रहा होगा। अगर आज अपने शहर में आप जाते हैं सोना खरीदने तो आपको 63,000 के आसपास का भाव मिलेगा स्पॉट मार्केट में। विदेशी बाजार में भी सोने का भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच गया है। कॉमेक्स पर भाव $2,043 प्रति औंस तक पहुंच गया है। 2000 का एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है कि इसके ऊपर निकलेगा तो सोना बहुत तेज माना जाएगा और अब उस स्तर को भी
पार कर लिया गया है। चांदी की कीमतों में भी उछाल है। घरेलू बाजार में चांदी का भाव 75,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। सोने चांदी के साथ साथ कच्चा तेल भी महंगा हुआ। ब्रेंट क्रूड $85 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। और ऐसा होता है कि जब डॉलर कमजोर होता है तो सारी कमोडिटी एकाएक चढ़ने लगती हैं। अब इसके पीछे एक कहानी और है। वो कहानी ये है कि मंगलवार को अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े कई अहम आंकड़े सामने आए, जिसने ये ताकीद किया, जिसने ये पुख्ता किया कि हाँ, मंदी आ रही है, मंदी गहरा रही है। फरवरी के दौरान अमेरिका में नए रोजगार घटे हैं, साथ में फैक्ट्री ऑर्डर में भी गिरावट देखने को मिली है। इन आंकड़ों से आशंका बढ़ गई है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ खिसक रही है, बढ़ रही है, करड़ रही है। इसी वजह से डॉलर में गिरावट है और कमोडिटी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स फिलहाल 101 पर ट्रेड हो रहा है। तो अब मोटी मोटी 3 बातें मैंने आपको बताई। पहली ये कि अमेरिका में आंकड़े आए, दूसरी ये कि डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ, और तीसरी ये कि कमोडिटीज चमकी। अब एक एक करके तीनों की पड़ताल। पहले सोना, जो सबसे सबको प्रिय है, भारत में तो ज्यादा लोकप्रिय है। सर, इतनी तेजी की वजह क्या है? सोने में तेजी के मौद्रिक कारण भी हैं और मैक्रो इकोनॉमिक और दुनिया के कारण भी हैं। आमतौर पर सोना बाजार की अर्थव्यवस्थाओं की दृष्टि से सोने की कीमतें बढ़ना अपशकुन होता है, क्योंकि माना जाता है कि सोना इतना तेजी से अगर बढ़ना शुरू हो तो मंदी की संभावना बनती दिखाई देती है। और लेकिन बैंक इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ब्याज दरें बढ़ें, डिमांड कम हो, महंगाई पर नियंत्रण किया जा सके और किसी तरह से मंदी को लाकर जो मौजूदा समस्या है उसका समाधान किया जा सके। अब जैसे जैसे अमेरिका में ब्याज दरें मजबूत होकर असर करना शुरू कर रही हैं, वैसे वैसे हम डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और सोने की मांग बढ़ती देख रहे हैं। ये तो एक सामान्य फैक्टर है जो हमें अभी दिखाई देता है, पर इसके पीछे एक और बड़ा मौद्रिक फैक्टर है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। इसे आप हमेशा जब भी कभी मंदी की परिस्थिति बनती है तब सोने की कीमतों के तौर पर देख सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे निवेशक ये मान रहे हैं कि इस साल के मध्य तक दुनिया के केंद्रीय बैंकों के सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। सेंट्रल बैंक्स के सामने वो गहरी चपेट में फंस चुके हैं। अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण उन्हें ब्याज दरें फिर सस्ती करनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ उनके पास ह्यूज डेट है, दुनिया में सारे सरकारों के पास, बैंकों के पास कर्ज का अंबार लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में दुनिया की करेंसीज़ के लिए परिस्थितियां खराब हो रही हैं और ये काम सबसे ज़्यादा डरा रहा है, ये परिस्थिति सबसे ज़्यादा डरा रही है दुनिया के केंद्रीय बैंकों को। इसलिए सोने में ये तेज़ी बाजार की मांग और आपूर्ति से आई हुई तेज़ी नहीं है शुभम, और इसलिए इस तेज़ी का मिजाज कुछ दूसरे तरीके का है। ये तेजी आई है सरकारी बैंकों की या केंद्रीय बैंकों की भारी सोना खरीद से। और पिछले 2 साल में केंद्रीय बैंकों ने जिस बड़े पैमाने पर सोना खरीदा है, उससे ये स्थापित हो गया है कि अगर आप किसी भी दुनिया के ग्लोबल ट्रेडर से पूछे तो वह मान रहा है कि दुनिया में जो बड़े करेंसी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी जो सॉवरेन करेंसी बनाने वाले लोग हैं, जो देश हैं, वही सोने का इस्तेमाल हेज के तौर पर करने लगे हैं। तो एक तो सोने का हेज है वो जो आम इन्वेस्टर्स लेता है कि उसने शेयर बाजार में गिरावट देखी तो सोने में पैसा लगाया, सोने पैसा निकालकर प्रॉपर्टी में पैसा लगाया। पर जो करेंसी बनाने वाले सॉवरेन करेंसी के प्रोड्यूसर्स या छापने वाले देश लोग हैं, जो बैंक हैं, वही अब अपने विदेशी मुद्रा भंडारों का एक हिस्सा सोने की तरफ ले जा रहे हैं और सोने को हेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सोना गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, सोने के बदले कोई करेंसी परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में जो ज़बरदस्त मौद्रिक अनिश्चितता है, मॉनेटरी अनसर्टेनिटी है, महंगाई फिर बढ़ने की संभावना दिख रही है। कच्चे तेल पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद लोगों को लग रहा है कि और अगर महंगाई बढ़ी तो मंदी और गहरी होगी क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर और लंबा चलेगा। ऐसी परिस्थिति में सोना और ज़्यादा चमकता दिखाई देगा। तो सोने में बढ़ोतरी की वजह सिर्फ बाजार में मांग और आपूर्ति की परिस्थिति नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इस समय जबकि सोने के हेज की कॉल चारों तरफ से दी जा रही है, लगातार हम लोग भी इस साल की शुरुआत से सोने की खरीद के मामले में बात कर रहे हैं, तब सोना उपलब्ध नहीं है बाजार में, क्योंकि सोने की आपूर्ति तो उतनी ही है जितनी पहले थी। सोने का उत्पादन तो दुनिया में बहुत सीमित है और इसलिए कीमतों में हमें और ज़्यादा तेजी दिखाई दे रही है। अब आपको यहाँ सोने से जुड़ी 2 बातें और बतानी है। पहली बात तो ये कि अगर आपको इस पर विस्तार से जानकारी चाहिए तो पिछले ही हफ्ते का जो इकोनॉमिकम है उसको देख लीजिए। वहाँ पर आप अंशुमान जी ने ये बताया कि पूरी दुनिया के रिजर्व बैंक इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं। इसका जो पूरा विश्लेषण है, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी। ये पूरा एपिसोड आप देखिए और सोने का तार तार रेशा रेशा अलग, आपको समझ में आ जाएगा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंक, पूरी दुनिया के सोने के बाजार किस तरह मूव कर रहे हैं। और दूसरा, आपका अपना पक्ष। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम सोना खरीदें नहीं खरीदें, कितना खरीदें, कब खरीदें, पोर्टफोलियो में कितना रखें नहीं रखें, तो आप
आज ही शाम को 5 बजे डॉक्टर अनीशा चेन्नानी हमारे साथ आई थी और उन्होंने सोने पर विस्तार से समझाया फॉर्मूला गुरु कार्यक्रम में। आप वो कार्यक्रम भी देख सकते हैं और सोने पर जुड़ी क्या रणनीति वो सुझा कर गई हैं अगले 1 साल के लिए, अगले 6 महीने के लिए आप पोर्टफोलियो में रखें ना रखें, इक्विटी से बेटर रिटर्न देगा या नहीं देगा, शेयर बाजार जीतेगा या सोना जीतेगा। बहुत सारे सवाल थे, विपुल सिंह ने तमाम सवाल किए और ये जवाब डॉक्टर अनीशा चेन्नानी ने दिए हैं। तो आप इस कार्यक्रम को देखिए, अनुरोध करूंगा मैं अपनी टीम से, इसका लिंक इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, वहां से आप आ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल पर चलते हैं। सर, दूसरा सवाल, जो फैक्ट्री के आंकड़े आए थे, नौकरियों के आंकड़े आए थे, अमेरिका में मंदी की संभावना आपको कितनी गहरी दिखती है? अमेरिका में मंदी की संभावना गहरी तो दिखती है, लेकिन अभी ये पहला संकेत है साल भर तक ब्याज दरें बढ़ाने के बाद पहली बार अब अमेरिका में रोजगारों का आंकड़ा इस बात का संकेत दे रहा है कि जो पूरी कवायद अमेरिका का फेडरल रिजर्व कर रहा था उसका थोड़ा असर दिखने लगा है केवल रोजगार की दृष्टि से। अभी महंगाई के आंकड़ा, महंगाई भी 5% से ऊपर बनी हुई, उसमें कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं दिख रही है। डिमांड की साइड से भी कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन नहीं आया अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, बावजूद इसके कि एनर्जी की प्राइसेस ऊपर बनी हुई हैं। लेकिन चूंकि बाजार इतने बेचैन हैं, बाजार मानो ये सुनने के लिए उतावले बैठे हैं कि अब बस बहुत हुआ, इसके बाद ब्याज दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि बाजारों को सस्ती पूंजी चाहिए। हालांकि समस्या वहीं से निकलती है, लेकिन वो उतने ही बेचैन हैं कि सस्ती पूंजी का नल जो बंद हो चुका है, उस पर ताला लगा हुआ, वो खुल जाए और वहां से फिर पानी निकलना शुरू हो जाए। इसलिए वो हर उस संकेत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए ट्रेड करने का मौका दे सके, इस उम्मीद के साथ कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर रुकने वाला है या ब्याज दरों में बढ़ोतरी अब और ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो परिस्थिति अमेरिका में है वैसी परिस्थिति यूरोप में नहीं दिख रही है, वैसी परिस्थिति दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं में नहीं दिख रही है। बाकी जगह अभी भी महंगाई काफ़ी ऊपर बनी हुई है। तो क्या फेडरल रिजर्व इस छोटी सी बढ़ोतरी के आधार पर, ये छोटी सी गिरावट के आधार पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोक देगा, या अभी वो थोड़े समय के लिए इसको और ज़्यादा जारी रखेगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो बीच में आ गया है, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, जिस पर हम अगले सवाल में चर्चा करेंगे, वो कच्चे तेल की कीमतें हैं। कच्चे तेल की कीमतों ने अमेरिका के बाजार को भी हिला दिया है। ओपेक ने जिस तरीके से पूरे तेल बाजार को अपने हाथ में संभाल लिया है और जिस तरह से वो कीमतों को तय करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका असर दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की महंगाई नियंत्रण या महंगाई से जो लड़ाई का पूरा मोर्चा है, उस पर बुरा असर पड़ रहा है और सब कुछ तितर बितर होता दिख रहा है। सोने के मामले में एक बात और महत्वपूर्ण है जो मंदी के संदर्भ में, क्योंकि सोने के चार्ट को देखकर, सोने के आंकड़ों को देखकर आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि मंदी कितनी दूर है, कितनी पास है और बाजार क्या सोच रहा है। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं सोना अब जिस स्थिति में जा चुका है, शो हमने आपको नंबर बताया, $2000 पर आउंस से ऊपर है, 2040 के आसपास है। 8 मार्च से सोना लगभग ऐसी स्थिति में जा चुका है बाजार में जहां हर गिरावट खरीद को प्रोत्साहित करती है और एक किस्म की विशेष परिस्थिति होती है जिसमें मैं चार्ट में इसको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहते हैं, कि वो रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। और अब जो माहौल बना है कि दुनिया के बैंक खरीद रहे हैं, तो सोना जैसे ही थोड़ा नीचे आता है, 2000 से नीचे आता है, खरीद का नया जोर फिर आकर खड़ा हो जाता है। और यही बात जो मैंने आपसे कहा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि सोना खरीदें, पर सोना उपलब्ध है ही नहीं बाजार में, इसलिए सोने की कीमतों में तेजी का रुख, बढ़ोतरी का रुख लगातार बना हुआ है और इसके और ऊपर जाने के आकलन मिल रहे हैं। सर, तीसरा सवाल कच्चे तेल को लेकर, क्या मंदी एक तरफ आ रही है, अगर अमेरिका में खिसक रही है आगे, तो क्या मंदी की संभावनाओं के बीच भी कच्चे तेल की कीमतें चढ़ती रहेंगी? हाँ, और यही कोशिश ओपेक के देशों ने की है। अक्सर कहा जाता है कि कच्चे तेल के बाजार में कारोबार केवल 1% होता है और पॉलिटिक्स 99% होती है। तो दुनिया में जिस तरीके का राजनीतिक संतुलन बदला है, रूस का ध्रुव पिघल रहा है, रूस की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में युद्ध के कारण, अमेरिका ने नाटो देशों के साथ एक नई तरीके की कोशिश शुरू की है। ऐसी परिस्थिति में सऊदी अरब और तेल उत्पादक देशों को अपनी राजनीतिक ताकत बड़े पैमाने पर समेटने का मौका मिला है। और अब चूंकि सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बेहतर हो चुके हैं, तो आमतौर पर मध्य पूर्व का जो तेल गैस उत्पादक इलाका है, उसमें अब आंतरिक शत्रुताएं थोड़ी कम पड़ गई हो रही हैं। और ऐसी स्थिति में पहला काम जो ओपेक ने किया है कि उसने मंदी और तेल के रिश्ते को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। आमतौर पर जैसे मंदी आती है तो कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, पर ओपेक देश अब उत्पादन कटौती करके किसी भी परिस्थिति में, मंदी आएगी भी दुनिया में, तो वो कच्चे तेल की कीमतों को $80 से $90 तक रखने की बात कर रहे हैं। बल्कि ये भी स्पष्ट रूप से और काफ़ी आक्रामक रूप से सऊदी अरब की तरफ से ये भी संकेत दिया गया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उत्पादन में और भी कटौती की जाएगी। और इसलिए लोग ये मान रहे हैं कि $100 से $105 के कच्चे तेल की कीमतें इस साल फिर पहुंच सकती हैं 2024 में। इस तरीके के संकेत आना शुरू हो गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कच्चे तेल के बाजार में मांग और आपूर्ति का जो ढांचा है वो बदला है। पहले रूस का तेल यूरोप को जाता था,
सबसे बड़ा सप्लायर था रूस यूरोप के देशों के की हाइड्रोकार्बन और तेल की ज़रूरतों का, और सऊदी अरब और ओपेक का तेल एशिया को जाता था, यानी चीन भारत जैसे देशों को जाता था। अब रूस का तेल चीन और भारत जैसे प्रमुख देश खरीद रहे हैं और सऊदी अरब और ओपेक का तेल यूरोप के देशों को जा रहा है। और इस संतुलन के बदलने के बीच में अमेरिका चाह कर भी बहुत कोशिश करके भी तेल के बाजार में ये जो दबदबा था ओपेक का वो तोड़ नहीं पाया, क्योंकि भौगोलिक रूप से अमेरिका इतनी दूर है कि वहाँ से तेल पहुँचा पाना यूरोप के लिए आसान नहीं और महंगा भी है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि बाजार में ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका का जो शेल गैस का प्रोडक्शन या शेल ऑयल का प्रोडक्शन है उसमें आने वाले कुछ महीनों में थोड़ी नरमी और गिरावट भी आ सकती है। तो सारी परिस्थितियाँ मिलकर मंदी के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की ज़मीन तैयार कर रही हैं। केंद्र सरकार ने इस बीच कच्चे तेल और पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स खत्म कर दिया, फिलहाल उसको काट के निल पर कर दिया। और ये टैक्स ऐसे समय पर खत्म हुआ है जब कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और जो तेल उत्पादक देश के संगठन ओपेक प्लस हैं वो उत्पादन में और कटौती संभावना जता रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया इस वजह से। सर, आपको क्या लगता है विंडफॉल टैक्स तो इसीलिए लगाया गया था कि भाई कच्चे तेल के भाव ऊपर हैं, फायदा हो रहा है तो हमको भी दीजिए, इसकी वापसी जल्द होगी। हाँ, ये फैसला थोड़ा सा चौंकाने वाला लगता है। हालांकि हो सकता है फैसला पिछली कीमतों के आधार पर किया गया हो, लेकिन कच्चे तेल को लेकर सरकार की भारत सरकार की पूरी गणित थोड़ी सी फंसती हुई दिख रही है। ये विंडफॉल टैक्स में कटौती उस समय हो रही है जब कच्चे तेल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी शुरू हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि विंडफॉल टैक्स उन कंपनियों पर दरअसल लगाया गया था जो दुनिया से महंगा कच्चा तेल लाकर यहाँ से तेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाकर और उसका एक्सपोर्ट करके अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच रही थी, जिसका फ़ायदा भारत की बड़ी प्राइवेट रिफाइनिंग और सरकारी रिफाइनिंग कंपनियों को भी हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में जबकि कच्चे तेल की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं, सरकार को शायद दोबारा अगर कीमतें $90 के आसपास जाती हैं, $85-86 के आसपास कीमतें हमें अभी दिख रही हैं, तो अगर जाती हैं तो सरकार को विंडफॉल टैक्स के लिए लगाने पर विचार करना पड़ेगा। हालांकि अभी फ़िलहाल तो तेल कंपनियों के लिए बाज़ार में अच्छी खबर है कि उनको विंडफॉल टैक्स से कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स से राहत मिल गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राहत या फ़ायदा ONGC और ऑल इंडिया को हुआ है, जो कि भारत में कच्चे तेल की प्रमुख प्रोड्यूसर्स हैं। एक और खबर यह है कि देश के बड़े PSU बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश में इंपोर्ट हुए उस रूसी कच्चे तेल की पेमेंट पर रोक लगा दी है, उसको क्लियर करने से मना कर दिया है, जिसकी डील पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी तेल पर भाव की कैपिंग जो लगाई गई है उससे ऊपर हुई है। यानी कि पश्चिमी देशों ने रूसी कच्चे तेल के भाव पर $60 प्रति बैरल की कैपिंग लगाई। तो अगर आपने $60 से ऊपर का कोई तेल खरीदा है और इसका बैंक ऑफ बड़ौदा को पता चला है तो उसने कह दिया है कि हम भाई पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे। आपको लगता है रूस से तेल आयात पर इसका कोई असर पड़ेगा अब आगे? ये थोड़ी चौंकाने वाली खबर थी आमतौर पर, और इससे ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि भारतीय बैंक सैंक्शंस की संभावनाओं को लेकर और भविष्य में होने वाले बदलावों को लेकर थोड़ा सतर्क दिख रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया था, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो कैपिंग का रेट है उससे ऊपर तेल के सौदों पर रोक लगा दी है। और एक और चीज़ इससे संकेत मिल रहा है कि अब भारत में तेल के सौदे शायद कैपिंग के रेट से ऊपर हो भी रहे हैं। उसकी वजह शायद एक लगती है कि रूस ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की है ओपेक प्लस देशों के साथ, उसका असर भी हमें दिखाई दे रहा है। और रूस का उत्पादन वैसे भी गिरा है, तो रूस का तेल अब उतना सस्ता भी नहीं है जितने सस्ते की संभावना पहले जाहिर की जा रही थी। लेकिन भारत ने रूस का जो रूस से तेल का आयात है वो रिकॉर्ड लेवल पर रहा। जो ताज़े आंकड़े आए हैं उसमें भारत ने 2023 के दौरान 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कच्चे तेल का आयात रूस से किया, जबकि सारे प्रतिबंध थे उसके बाद भी 1 मिलियन बैरल पर डे का आयात काफ़ी बड़ा नंबर है जो भारत में रूस से तेल आया है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। बहुमंजिला इमारतें बनाने वाले बिल्डर पर सख्ती की तैयारी चल रही है। बिल्डरों को अब नक्शा पास करवाते समय बिल्डिंग की उम्र बतानी होगी। इसके लिए बिल्डर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और भूस्वामी को बिल्डिंग की उम्र प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें बिल्डिंग की उम्र, बिल्डिंग कितने साल तक सुरक्षित रहेगी, ये सब बताना होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी 2023 तैयार की है, इसे इसी महीने लागू किया जाएगा। अगली खबर,
आईटी सेक्टर से है, छठवीं खबरें तो हम आपको रोज देते हैं। अगली खबर यह है कि इस बार जो वेतन बढ़ोतरी है उसकी ग्रोथ भी कम होगी। कर्मचारियों की छटनी का सामना कर रहे देश के आईटी सेक्टर में इस साल वेतन बढ़ोतरी की ग्रोथ घट सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आईटी कंपनियों में वेतन बढ़ोतरी सिर्फ 8 से 10% रह सकती है। वित्त वर्ष 22-23 में बढ़ोतरी 10 से 11% थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आईटी कंपनियों के लिए कर्मचारियों पर लागत बढ़ी है, जिस वजह से कंपनियां वेतन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करेंगी, इससे परहेज करेंगी। सर, आपकी कोई टिप्पणी? लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जो प्रस्ताव किया गया ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका असर हमें अगर अन्य राज्यों में भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी नियम लागू होते हैं तो इसका असर हमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर और ख़ासतौर से जो मकान खरीदने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। कुछ और भी राज्य ऐसे हैं जो बिल्डिंग एज सर्टिफिकेशन को अनिवार्य बना रहे हैं और जो निर्माता है उनसे कहा जा रहा है कि वो बिल्डिंग की एज की सर्टिफिकेशन दें, जिससे कि ये पता चल सके कि वो कब तक किस समय तक वो मकान बना रह सकेगा या कितने समय तक वो मजबूत रहेगा। ये प्रक्रिया मकान खरीदने वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके जरिए लोन के वित्तीय संचालनों के नियम भी तय किए जा सकते हैं। जो मकान आप खरीदने जा रहे हैं उसकी वास्तविक आय कितनी है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल का हेलो मनी 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल का हेलो मनी 9 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल में पिछले एक हफ्ते में दो बड़े घटनाक्रम हुए। एक का हमने जिक्र आपको परसों के मनी सेंट्रल में भी किया था कि देश में 67 करोड़ लोगों की डेटा चोरी हो गई, डेटा लूट हो गई। उसके बाद पता ये चला कल ही कि दिल्ली एनसीआर में कुछ एक ऐसा रैकेट पकड़ा गया जिन्होंने फर्जी वेबसाइट बना ली थी और लोगों से पैसा लूट रहे थे। अगर ऐसी पलक झपकते ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आप अपना डेटा कैसे सुरक्षित लगें? क्या आप ये पता कर सकते हैं कि आपका डेटा अब तक चोरी हुआ है या नहीं हुआ है? क्या आप अपने डेटा में किसी तरीके का ऐसा प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि वो चोरी ही ना हो, कहीं चोरी हो गया हो तो उससे बच जाए? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में आएंगे, तो आप इन सारे सवालों को कल पूछ सकते हैं हेलो मनी 9 में। ये विशेष कार्यक्रम हम कल लेकर आ रहे हैं 2 बजे से। हमारे साथ होंगे श्रवण झा जी, जो सीईओ हैं साइबर सिग्मा कंसल्टिंग सर्विसेज के। वो हमारे साथ जुड़ेंगे 2 से 3 बजे तक। आपके इन तमाम सवालों के जवाब जो फ्रॉड से जुड़े हों, जो आपको लगता है डेटा चोरी से जुड़े हों, उनको समझाएंगे। 9311121874 ये हमारा नंबर है। इस पर आप अपने सवाल भेजिए। money9query@tv9.com पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। अगर सवाल मेल से भेजें तो फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा, जिससे कि हमारी टीम कनेक्ट करके आपकी बात सीधे हमारे एक्सपर्ट से करा पाए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप मनी 9 के साथ। नमस्कार।